नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। अभी तो आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। जुलाई से आप लोगों के लिए क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसकी एक सीरीज़ आने वाली है, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के जितने चैप्टर हैं उसको पढ़ेंगे और साथ ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये जो सीरीज़ होगी इसी के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम समझेंगे कि जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हम किस वे में पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। तो जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। उसमें जो पहला पार्ट होगा उसमें हम एक चैप्टर के आधे पार्ट को कवर करेंगे, आधे चैप्टर को कवर करेंगे। और उसका जो सेकंड पार्ट होगा उस चैप्टर का, उसमें हम बचे हुए आधे आधे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई चैप्टर्स लंबे हैं, इसलिए ये 2 पार्ट में कवर नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए हम एक पार्ट ऐड करेंगे और वो 3 पार्ट में वो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। और जो आखिरी पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा उस चैप्टर को, उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को हम एक वीडियो में पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर पूरी वीडियो में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, जिसके लिए हम ये पार्ट्स में उस चैप्टर को बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, जो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका जो लेक्चर्स को हम लेंगे तो उस लेक्चर के भी अपने 3 पार्ट्स में बटे होंगे। जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग हम एक क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उससे किस तरह से क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो उसका आंसर होगा वो आपके वीडियो की एंड में मिलेगा। ठीक है, और फिर हम उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि उस चैप्टर में क्या बताया गया है, उस चैप्टर में क्या कहानी चली है। जैसे कि पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, तो उसमें हम देखेंगे शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, कौन सी 2 महाशक्तियाँ थी जिनके बीच ये शीत युद्ध की लड़ाई होती है। ठीक है, इन सारी बातों पर देखेंगे। और जब वीडियो एंड होगी उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस को और देखेंगे जो कि जितना हमने उस लेक्चर में पढ़ा होगा उससे ही रिलेटेड होगा, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि वो 2 क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो हम एक लेक्चर में जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही जो चैप्टर पढ़ा होगा वो हम देखेंगे उस लेक्चर में क्या चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के चलते जब ये जो लेक्चर्स होंगे तो जो चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही हम 6 क्वेश्चंस टोटल जो क्वेश्चंस देखेंगे वो 6 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 3 क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसी के साथ। और फिर जो तीसरा पार्ट होगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जो बुक चैप्टर्स के साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैप होता है उसको देखेंगे और एमसीक्यूज को देखेंगे। लगभग 15 से 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके उस चैप्टर से रिलेटेड होगा और इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद जब पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएंगी इसके बाद हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ये एमसीक्यूज मिक्सड होंगे, यानी कि आपस में मिले हुए होंगे कि कोई एमसीक्यूज पहले चैप्टर से होगा तो कोई एमसीक्यूज 7वें 8वें 5वें चैप्टर से, ऐसे मिक्स्ड एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप जो बोर्ड एग्जाम में जब बैठें तो आपको ये परेशानी ना हो कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि हम अपने जो चैप्टर्स आगे जो सीरीज चलेगी चैप्टर की पॉलिटिकल साइंस की वो कैसे चलेगी। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हम पहली बुक हम पढ़ेंगे, यानी कि पहली बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। तो आप जिस बुक में नोटबुक में ये नोट्स बनाएंगे आगे जो सीरीज चलेगी, तो उसमें स्टार्टिंग में इसको लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए कि वो किस तरह से हम आगे की चैप्टर्स को पढ़ेंगे। अब हैं तो अब इसको लिख लीजिए, जब तक हम फिर समझते हैं कि पहली बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहली बुक में कौन कौन से चैप्टर है, यानी कि पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति, तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं टोटल। तो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसको हम लोग देखेंगे। फिर 2 ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और आखिरी होगा वैश्वीकरण। तो हम शीत युद्ध का दौर हम बात करेंगे कि जो शीत युद्ध की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंत में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंत होता है तो उस समय सभी देशों की जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत ही ख़राब होती है, और इसी के चलते 2 जो देश होते हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, यानी उसको यूएसएसआर भी कहते हैं। तो यही 2 महाशक्ति बस्ती जिनको हम लोग 2 ध्रुवीयता
के नाम से भी जानते हैं कि दो ध्रुवीय देश ये हैं होते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो अमेरिका और जो सोवियत संघ होता है इसमें से जो एक ध्रुवीय देश होता है उसका अंत हो जाता है, यानी दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो जो ध्रुवीय देश थे उसमें से एक का अंत हो जाता है, यानी कि एक डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि उसका विघटन हो जाता है। और ये जो देश होता है ये होता है सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे कि उसके ऐसे क्या चीज़ें रही कि क्या नीति थी कि जिसके कारण वो उसका विघटन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्तन। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद खाली एक ही ध्रुवीय देश बचा जो होता है अमेरिका। उस समय अमेरिका सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद अमेरिका ही बचता है पूरे वर्ल्ड में, और जिसके कारण उसका एक वर्चस्व अपना स्थापित कर लेता है। जब हम अमेरिका का देख लेंगे, वर्चस्व देखेंगे, उसके बाद सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि लगभग 1960 के दशक के बाद या 1950 के दशक में सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र उभरने लगे थे, यानी कि उसमें हम देखेंगे आसियान के बारे में, चाइना के बारे में और ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन के बारे में हम बात करेंगे कि, और उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करेंगे कि वो सत्ता के जो नए केंद्र उभरे हैं कि वो उनके उभरने के क्या कारण थे, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर समकालीन दक्षिण एशिया, जब हम नए केंद्र देख लेंगे उसके बाद हम यानी कि सार्क की बात करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। उसमें 8 कंट्रीज टोटल आती हैं। उसके बारे में समझेंगे कि दक्षिण एशिया में जो समकालीन विश्व की स्थिति थी उस समय दक्षिण एशिया की क्या स्थिति थी, तो इसको समझेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करेंगे, उसकी स्थापना कब होती है, कैसे होती है, कि उसका उद्देश्य क्या होता है, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। उसका उद्देश्य होता है कि जो हम 2 विश्व युद्ध झेल चुके हैं, अब ऐसा ना हो कि हम तीसरा विश्व युद्ध झेलें, क्योंकि पूरी दुनिया तीसरा विश्व युद्ध झेलने की उस स्थिति में नहीं थी। इसी चलते यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाती है, उसके एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा देखेंगे। समकालीन जो विश्व था उस समय सुरक्षा के क्या तरीके उभरे, क्या तरीके उभरे, कौन से पारंपरिक स्रोत थे, कौन से अपारंपरिक स्रोत थे, ये सारे बारे में बात करेंगे। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे उसके बाद, कि उस समय पर्यावरण के मुद्दे उठने चालू हो गए थे। लगभग 90s के दशक के आते आते पर्यावरण 90s दशक में एक तो अर्थ समिट होती है, फिर 1972 में एक रिपोर्ट आती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करेंगे, क्या कौन से प्राकृतिक संसाधन है, किसको साझा संपत्ति संसाधन के नाम से जाना जाता है, इन सारे बात करेंगे। फिर आखिरी चैप्टर जो होगा उसमें वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम और क्या नकारात्मक परिणाम है, इसके वैश्वीकरण होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इन सारी बातों पर हम इस पूरे बुक में बात करेंगे। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहली बुक में कौन चैप्टर, आपकी बुक 12th की बुक में भी इन चैप्टर्स के नाम था, वहाँ से भी इन चैप्टर्स को नोट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड बुक यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। करते हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक सेकंड के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें भी 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा है नियोजित विकास की राजनीति, चौथा भारत की विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षा, और लास्ट चैप्टर भारतीय राजनीति नए बदलाव। इन 9 चैप्टर्स के बारे में हम बुक सेकंड में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे राष्ट्र निर्माण चुनौती। उसमें 3 चुनौतियां सामने आती हैं कि पहली लोकतंत्र को स्थापित करना, विकास करना, और तीसरी और लास्ट चुनौती के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर एक दल प्रभुत्व। इसमें देखेंगे कांग्रेस जो पार्टी थी उसके पूरा दौर था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या भूमिका रही थी, इन सारी बातों पर बात करेंगे। फिर नियोजित विकास की राजनीति देखेंगे, उसमें विकास की नियोजित जो प्रणाली अपनाई गई थी, जो सोवियत संघ से लिया गया था, मॉडल था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर चौथा चैप्टर भारत के विदेश संबंध, भारत के जो आसपास के जो देश हैं, विदेशी देश हैं, उनके साथ क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसके साथ। फिर इसके बाद कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, कांग्रेस जब, फिर इसके बाद देखेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में, उसमें उसके सामने क्या चुनौतियाँ आती है, उसकी पुनर्स्थापना कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में हम इमरजेंसी के बारे में बात करें, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करेंगे, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था, उसके बारे में कि उसके पीछे
क्या वजह थी लगाने की, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। फिर जन आंदोलन का उदय देखेंगे कि भारत की स्थितियाँ बिगड़ती गई, उस समय जन आंदोलन का उदय हुआ, उसमें हम नर्मदा आंदोलन देखेंगे, चिपको आंदोलन के बारे में देखेंगे, और भी कई सारे आंदोलन के बारे में देखेंगे। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं उनकी, उसमें हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, नागालैंड के बारे में, पंजाब के बारे में, कि ये सारे अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्यों उत्पन्न कर रहे थे, उनकी क्या आकांक्षाएँ थी, उसके बारे में समझेंगे। फिर लास्ट चैप्टर होगा भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी कि जो भारतीय राजनीति उसमें क्या नए बदलाव आए थे, कि उसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी नरसिम्हा राव द्वारा, वो क्यों लाई गई थी, इन सारी बातों पर हम सेकंड बुक पर बात करेंगे। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग किस तरह से अपने जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर की सीरीज़ होगी उसको लेकर के चलेंगे। तो जुलाई से आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ आ रही है, उसको हम चैप्टर समझेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो ये था पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पहले चैप्टर को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।